खुश आमदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पेरिस की पहचान एफिल टावर की बात करेंगे। लेकिन ठहरें, ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है। आज हम इसकी बका की वो हैरानकुन और ड्रामाई कहानी खोलेंगे जो शायद आपको मालूम ना हो। हम देखेंगे कि कैसे कबाड़ खाने की नज़र होने वाला एक ढांचा दुनिया की सबसे महबूब यादगार बन गया। अब जरा इस जबरदस्त तजाद पर गौर करें। आज तो पूरी दुनिया इस आयरन लेडी की दीवानी है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये पहली बार बनी थी तो पेरिस के अपने शहरियों ने इसे देखकर लफ्जी तौर पर मुंह फेर लिया था। जी हाँ, उनके लिए ये एक इंतहाई नापसंदीदा चीज़ थी। तो फिर ये सवाल तो जहन में आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? फ्रांस की वो इमारत जिससे लोग सबसे ज्यादा नफरत करते थे, वो अचानक उनका सबसे बड़ा फख्र कैसे बन गई? एक ऐसा ढांचा जिसे मौत के घाट उतारा जाना था, उसने मौत को मात देकर इंसानी जिद्दत की लाजवाल अलामत का दर्जा कैसे हासिल कर लिया? हिस्सा 1, पेरिस का नामुमकिन ख्वाब। इस राज को समझने के लिए हमें जरा माजी में 1899 के वर्ल्ड्स फेयर की तैयारियों में चलना होगा। ये वो वक्त था जब फ्रांस अपने इनकलाब के 100 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। इस वक्त फ्रांसीसी हुकूमत कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो पूरी दुनिया पर उनकी ताकत का रौब बिठा दे। इसके लिए 100 से ज़्यादा डिज़ाइन सामने आए, लेकिन इन सब में से बाजी मारी गस्टाव एफिल की कंपनी के एक बेहद जुर्रतमंदाना मंसूबे ने। उनका आइडिया था एक 300 मीटर लंबा लोहे का टावर बनाना। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त के माहिरीन का मानना था कि ऐसा करना तो अमली तौर पर बिल्कुल नामुमकिन है। हिस्सा 2, नापसंदीदा आयरनी अफरीत। तो ये नामुमकिन प्रोजेक्ट जीत तो गया, लेकिन इस जीत की खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। फौरन ही अवामी गुस्से का एक तूफान खड़ा हो गया। इस मुखालिफत की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शहर के बड़े बड़े फनकारों और अदीबों ने सड़कों पर आकर बाकायदा एहतजाज शुरू कर दिया। उनका पुख्ता यकीन था कि ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये लोहे का दिवाहिकल अफरीत पेरिस के रिवायती और क्लासिक हुस्न को बिल्कुल तबाह करके रख देगा। ये नफरत इस हद तक पागलपन की शक्ल इख्तियार कर गई थी कि मशहूर अदीब गाई डी मॉपसां जानबूझकर रोज़ाना टावर के बिल्कुल नीचे बैठकर दोपहर का खाना खाते थे। क्यों? उनका कहना था कि पूरे पेरिस में बस यही एक ऐसी जगह है जहाँ से ये बदसूरत ढांचा नज़र नहीं आता। है ना कमाल की बात? हिस्सा 3, जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार। खैर, इन तमाम एहतजाजों और तानों के बावजूद 1887 में इसकी तामीर शुरू हो ही गई। और सच पूछें तो इसकी तामीर की जो रफ्तार और मैकेनिज़्म था, उसने तमाम नाक़दीन के मुंह बंद कर दिए। हैरत अंगेज़ तौर पर यह पूरी इमारत बेहतरीन हिफाजती रिकॉर्ड के साथ सिर्फ 2 साल और कुछ महीनों में ही खड़ी कर दी गई। ये ढांचा तेजी से आसमान की तरफ उठा और तकरीबन 300 मीटर की बुलंदी तक पहुंच गया, जिसने इस वक्त उसे दुनिया की सबसे ऊंची इंसानी साख्ता इमारत बना दिया। और ये सब क्या? कितने लोगों ने? एक हैरत अंगीज तौर पर छोटी सी वर्कर्स की टीम ने। उन्होंने 18,000 से ज्यादा पहले से तैयार शुदा लोहे के टुकड़ों को किसी बड़ी सी पजल की तरह निहायत एहतियात और महारत से जोड़ा। और इस सारे के सारे बेपना वजनी ढांचे को एक साथ जकड़ के रखने के लिए जरा अंदाजा लगाएं कितनी कीलें या रिविट्स इस्तेमाल हुए होंगे। तकरीबन 25 लाख इनफरादी रिविट्स। ये वाकई कोई मामूली काम नहीं था। अब यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इसकी ये मशहूर ज़माना खमदार शक्ल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये दरअसल एक इंतहाई एडवांस्ड इंजीनियरिंग का हल था। इसका जालीदार खुला ढांचा जानबूझकर ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि तेज़ तरीन हवाएं इसके अंदर से सीधी गुजर जाएं और इतना बड़ा वज़न तेज़ तूफानों में भी अपनी जगह पर मुस्तहकम रहे। हिस्सा 4, मौत को मात देना और जंगें जीतना। टावर ने वर्ल्ड्स फेयर में आने वालों पर अपना लोहा तो मनवा लिया, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उसके सर पर अभी भी तबाही की एक खौफनाक तलवार लटक रही थी। ज़रा इसकी तारीख पर नज़र डालें। बुनियादी तौर पर इसे सिर्फ 20 साल तक खड़ा रखने का मुआहदा हुआ था। इसके बाद इसे गिरा दिया जाना था। लेकिन इस टावर ने न सिर्फ अपनी मौत को धोखा दिया, बल्कि आगे चलकर 2 आलमी जंगों में अपना लोहा मनवाया।
ہوا کچھ یوں کہ گستاو آئفل نے نہایت سمجھداری سے اس ٹاور کو وائرلیس ٹیلی گرافی اور ریڈیو کے تجربات کے لیے پیش کر دیا، جس نے اسے فرانسیسی حکومت کے لیے راتوں رات انتہائی اہم بنا دیا۔ اسی کی بدولت اس ٹاور نے پہلی جنگ عظیم میں دشمن کے اہم فوجی سگنلز پکڑے اور دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کے قبضے کے دوران بھی کھڑا رہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ فرانسیسی مزاحمت کاروں نے اس کی لفٹ کی تاریں تک کاٹ دی تھیں تاکہ جرمن فوجیوں کو پیدل چوٹی تک جانا پڑے، اور یوں اس نے ہٹلر کے پیرس کو تباہ کرنے کے احکامات کو بھی مات دے دی۔ حصہ 5 جدید آئرن لیڈی۔ تو غصے میں بھرے فنکاروں، سیاستدانوں اور حملہ آور فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد یہ ڈھانچہ آخرکار ایک ایسی عالمی علامت بن کر ابھرا جس پر آج کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو اپنے افتتاح سے لے کر آج تک 30 کروڑ یعنی 300 ملین سے زیادہ لوگ اس کے آبزرویشن ڈیکس کا نظارہ کر چکے ہیں، اور آج کل ہر سال تقریباً 7 ملین سیاح خاص طور پر اسے دیکھنے کھنچے چلے آتے ہیں۔ لیکن اس 10,000 ٹن وزنی عجوبے کو بالکل ٹھیک حالت میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ زنگ کے خلاف ایک مسلسل لڑائی ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر 7 سال بعد پورے 60 ٹن پینٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی ہاں، 60 ٹن! یہ واقعی ایک بہت بڑی مشقت ہے۔ اس آئرن لیڈی میں کچھ بہت ہی دلچسپ راز بھی چھپے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ موسم کے حساب سے اس کی اونچائی بدلتی رہتی ہے؟ گرمیوں میں دھات کے پھیلنے اور سردیوں میں سکھڑنے کی وجہ سے۔ اور ہاں، اس نے کئی بار اپنے رنگ بھی بدلے ہیں، جن میں پیلا اور سرخی مائل بھورا رنگ تک شامل ہے۔ اور تو اور، گسٹاو آئفل نے ٹاور کی بالکل چوٹی کے قریب اپنا ایک خفیہ پرائیویٹ اپارٹمنٹ بھی بنا رکھا تھا، جو طویل عرصے تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو جب ہم سوچ، ویژن اور ہمت کے اس ناقابل یقین سفر کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ اگر پیرس کی سب سے بدنما سمجھی جانے والی عمارت کل کو پوری انسانیت کی سب سے عظیم اور خوبصورت نشانی بن سکتی ہے، تو آج ہم کن ماڈرن شاہکاروں اور تخلیقات کو بنا سمجھے مسترد کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔